नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट आशु पवार। आज का जो हमारा ये एपिसोड है बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन आई इशू के बारे में, जो कि है कैटरैक्ट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मोतियाबिंद या फिर सफेद मोतिया। तो आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, उन ट्रीटमेंट को कवर करने के लिए हम क्या क्या, कितनी कॉस्ट या कितना एक्सपेंसेस हमें लगता है, एंड पोस्ट सर्जरी हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एंड और भी बहुत कुछ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकित विनायक, जो कि एक बहुत ही फेमस ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, जिनको कि 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 45,000 सर्जरीज की हैं। डॉक्टर अंकित विनायक का नाम सबसे ज्यादा रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरीज का रिकॉर्ड है, और वो कस्टमाइज्ड कैटरैक्ट सर्विसेज के पायनियर्स में से एक हैं। और आजकल वो IQ सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल्स, जो कि एक इंडिया का लीडिंग आई चेन है, उसमें कैटरैक्ट सर्विसेज को लीड करते हैं। आइए हम वेलकम करते हैं डॉक्टर अंकित विनायक का और सीखते हैं कैटरैक्ट के बारे में। वेलकम डॉक्टर अंकित। Thank you so much, Ashu, for such a lovely introduction. And I hope that I am able to justify all the words that you have used for me. And I will try my best to educate our audiences everything about this condition and overall in general about eye health. अच्छा, तो डॉक्टर साहब सबसे हम बेसिक से शुरू करते हैं। चलिए, ये कैटरैक्ट एक्चुअली होता क्या है, और क्या ये सच्चाई है कि अपनी लाइफ में हमें कभी ना कभी कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा? हाश, दिस इज अ वेरी वेरी हार्श रियलिटी, लेकिन हर एक व्यक्ति को कैटरैक्ट होगा। ये किसी प्रकार का डिजीज नहीं है, ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। हम सबकी आंखों में एक लेंस होता है। ये लेंस वो ऑप्टिकल सरफेस होता है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करता है। उम्र के साथ साथ जो है ये लेंस डिजेनरेट होने लगता है और ये धुंधला हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का देखना जो है वो काफ़ी धुंधला हो जाता है, एंड इसी परिस्थिति को हम कैटरैक्ट कहते हैं। तो यू आर राइट, विद एजिंग ये सबके साथ ही होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इसे कभी अनुभव नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, कैटरैक्ट के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और कैसे कोई इंसान पहचान सकता है कि उसको कैटरैक्ट है या वो इस चीज से गुजर रहा है? तो कैटरैक्ट के सिम्टम्स बहुत ही वेरीड होते हैं। कैटरैक्ट के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, राइट फ्रॉम अर्ली स्टेज टिल कंप्लीट ब्लाइंडनेस। अगर मैं इनिशियल सिम्टम्स की बात करूं तो इनिशियल सिम्टम्स में आता है जब मनुष्य क्वालिटेटिव विजन लॉस एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि आंखों का कॉन्ट्रास्ट कम होना। ये हम कैसे अनुभव करते हैं? गाड़ी चला रहे हैं और सामने स्पीड ब्रेकर हमसे मिस हो गया, चीज़ें हमें जो है अंधेरे में देखने में मुश्किल होना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शुरुआत में होती है। इसके आगे अगर हम बढ़े तो फ्रैंकली रोशनी का कम होना, इसके साथ साथ दो दिखाई देना, जिसको हम मेडिकल भाषा में डिप्लोपिया कहते हैं, ये सारे कैटरैक्ट के सिम्टम्स है। जैसे जैसे ये मोतिया अधिक होता है, बढ़ता है, ये एक्चुअली विजन को इम्पीड करने लग जाता है कि जो रोशनी हमारी आंखों में पड़ रही है वो हमारे पर्दे तक ही नहीं पहुंच पाती, एंड इवेंचुअली लीडिंग टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस। तो पूरा स्पेक्ट्रम है इसके सिम्टम्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी अर्ली सिम्टम्स लाइक फेसिंग डिफिकल्टीज इन डार्क कंडीशन टू ऑलमोस्ट नियर टोटल ब्लाइंडनेस। तो डॉक्टर साहब, ये किस उम्र में आमतौर पर होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है? एब्सोल्युटली। जैसा मैंने आपको पहले कहा, दिस इज एन एजिंग कंडीशन, दिस इज नथिंग बट नॉर्मल एजिंग ऑफ आवर बॉडी। तो अधिकतर लोगों में ये जो है तकरीबन 50-60 साल की उम्र के बाद पाया जाता है, लेकिन आजकल बहुत यंगस्टर्स में भी ये हो रहा है। एवरेज एज हैज कम डाउन क्वाइट कंसिडरेबली। आई हैव पेशेंट इन देयर 30s and 40s. Major reasons of it occurring early is diabetes. डायबिटीज का एपिडेमिक है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विश्व भर में, एंड डायबिटीज का एक मुख्य सिम्टम है कैटरैक्ट और आंखों में धुंधला दिखाई देना। इसके अलावा बहुत सारी मेडिकेशंस जो है कैन कॉज कैटरैक्ट इन अ वेरी अर्ली एज। हम जाने अनजाने में बहुत सारी कंडीशंस के लिए, बहुत सारी कंडीशंस की ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ लेते हैं, और उनका एक साइड इफेक्ट होता है आंखों में कैटरैक्ट बन जाना।
मैं आपको साधारण सा उदाहरण दूँ तो बहुत सारे लोग एलर्जीज़ से सफ़र करते हैं। चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो स्किन एलर्जीज़ हो, और इन एलर्जीज़ की ट्रीटमेंट में अधिकतर जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं। चाहे वो आपके स्किन के ऊपर अप्लाई करने वाली कोई क्रीम हो गई, या अगर आप अस्थमैटिक है, आपको दमे की बीमारी है, तो जो इन्हेलर्स हो गए, इन मेजॉरिटी ऑफ मेडिकेशंस में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। वो कुछ हद तक ज़रूरी भी है इन कंडीशंस को कंट्रोल करने में, लेकिन उसका एक मुख्य साइड इफ़ेक्ट है आँखों में कैटरैक्ट का बन जाना। तो इसीलिए ये आजकल जो है काफ़ी यंग लोगों में भी काफ़ी कॉमन है। और तो और आजकल लोग हमारे जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, और बहुत सारे लोग डाइटिंग। dieting, gymming, and Oh, in fact, gymming also? absolutely. So not gymming per se, लेकिन जिमिंग के साथ साथ जो कॉन्शियसनेस बॉडी की होती है उसके अंदर काफ़ी लोग दे टिप ओवर द लाइन by consuming steroid supplements, which eventually leads to cataract and one more major condition, which is glaucoma. So all of this is the reason that now we are experiencing cataract or seeing cataracts in much younger age population as well. तो एक तरीके से हमारा लाइफस्टाइल की वजह से ये आज की डेट में यंग जनरेशन में थोड़ा कॉमन हो गया है। बिल्कुल, लाइफस्टाइल के कारण जो है डायबिटीज़, अपनी फिजिकलिटी को लेके कॉन्शियस होने के कारण जो है स्टेरॉइड कंजम्पशन, बहुत सारी कंडीशंस के लिए। सो एब्सोल्युटली यू कैन कॉल इट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एज वेल इन टुडेज टाइम। सो कैटरैक्ट के चेकअप में क्या-क्या इन्वॉल्व होता है? ठीक है। सो कैटरैक्ट के चेकअप में सबसे पहले हम क्वांटिफाई करते हैं किसी भी व्यक्ति की विजन। तो विजन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट हो गया क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, कि आप देख कितना पा रहे हैं। आप सबको पता, आप सबने सुना होगा 6x6 रोशनी के बारे में। 6x6 मिलिट्री का क्राइटेरिया है, रेलवेज का क्राइटेरिया, आर्म फोर्सेस का क्राइटेरिया है, कमर्शियल पायलट बनने के लिए क्राइटेरिया होता है। सरल भाषा में समझाऊं तो 6x6 का सरल अर्थ होता है जो चीज़ एक नॉर्मल व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से देख पा रहा है, वो चीज़ आप भी उतनी ही सफाई के साथ 6 मीटर की दूरी से देख पा रहे हैं। तो जैसे-जैसे आपकी आँख में कैटरैक्ट बनता है, आपकी रोशनी कम होनी शुरू होगी। तो इस रोशनी को हम क्वांटिफाई करते हैं एक व्यक्ति को 6 मीटर की दूरी पे बिठा के एक चार्ट पढ़वा के। ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, जिससे हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना देख पा रहा है। इससे हम उसकी विज़न को क्वांटिफाई कर पाते हैं, जाँच पाते हैं कि हाँ, अभी कितनी रोशनी कम हुई है। इसके अलावा हम जो है मरीज़ को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उनके आँख की परिस्थिति, कैटरैक्ट का ग्रेड कितना है, उनके पर्दे की परिस्थिति कैसी है, बाकी आँख की परिस्थिति कैसी है, ताकि अगर इलाज हो तो उनकी पूरी रोशनी आ पाए या ना। इसके अलावा जो है कुछ सिस्टमिक जाँचें भी करते हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, उनका ईसीजी, कोई कार्डियक कंडीशन तो नहीं है। तो ये सारी जाँच होती है एक नॉर्मल व्यक्ति की कैटरैक्ट के लिए। और हर व्यक्ति को 40 साल की उम्र के बाद हर 6 महीने में ये जाँचें करानी चाहिए, ताकि जो है सही मायने में पता लग पाए कि आँख में कैटरैक्ट या उसकी किसी प्रकार के संकेत तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अगर ये इतनी कॉमन इशू है कैटरैक्ट, ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसकी कोई मेडिकेशन क्यों नहीं है? मतलब क्या ये सच्चाई है कि इसका एकमात्र इलाज सर्जरी ही है? तो आशु जी, मेडिकेशन किन चीज़ों की होती है? मेडिकेशन होती है किसी बीमारी की। हमने जैसे कि पहले अपने चर्चा में ये डिस्कस किया कि कैटरैक्ट कोई बीमारी नहीं है। ये एक एजिंग कंडीशन है जो उम्र के साथ होती है। चलिए इसको समझाता हूँ मैं इसको थोड़ा विस्तार में। ये जो हमारा पूरा शरीर जो भगवान ने बनाया, ये प्रोटीन्स का बना हुआ है। ये बाल से लेके ये नाखून तक, हर एक चीज़ एक प्रोटीन है। ये बाल के प्रोटीन को हम केराटिन कहते हैं। उसी प्रकार से ये स्किन के प्रोटीन को हम डर्मेटिन कहते हैं। और हर एक प्रोटीन की एक अवधि होती है, एक लाइफ स्पैन होता है, जिसके बाद वो प्रोटीन बाय नेचर डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। जब ये बाल का प्रोटीन डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा, जब इसकी अवधि पूरी हो जाएगी, ये प्रथम तौर पर सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद में गिर जाएगा। उसी प्रकार से ये जो हमारी स्किन का प्रोटीन है, जब ये एज हो जाता है तो हम देखते हैं लोग एज दिखने लग जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है, क्योंकि डर्मेटिन प्रोटीन जो है उसकी अवधि खत्म हो गई। उसी प्रकार से जो है हमारे आँख के भीतर जो लेंस है, जिसको मैंने पहले बताया था क्रिस्टलाइन लेंस,
ये भी एक प्रोटीन का बना हुआ है और इस प्रोटीन का नाम है क्रिस्टलिन प्रोटीन। इस प्रोटीन की भी अवधि होती है और अवधि खत्म होने पर ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है। शुरुआती तौर पर तो धुंधला होता है और अंत में जाके जो है पूर्ण रूप से पत्थर बन जाता है और पूरी रोशनी को रोकने लग जाता है। तो जिस प्रकार से ये डिजेनरेट होता है, इसके इलाज की आवश्यकता होती है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी दवा ऐसी नहीं बनी है आज तक जो किसी भी प्रोटीन के डिजेनरेशन को रोक पाए, उसका रोकथाम कर पाए या उसे रिवर्स कर पाए। सोचकर देखिए, अगर ऐसी कोई दवा होती तो मनुष्य अमर हो जाता। एग्जैक्टली। सो एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन ऐसी कोई दवा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट करते हैं, लोग गुमराह भी होते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें हम डायग्नोस करते हैं कैटरैक्ट के साथ, उन्हें इलाज के बारे में बताते हैं। वो जाएंगे और इन सारे मार्केटिंग गिमिक्स के अंदर फंस के रह जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जब हमारे पास आते हैं तब तक जो है उनका मोतिया बेहद ज़्यादा पक चुका होता है, क्योंकि एजिंग नहीं रुकने वाली और उसे कोई दवा नहीं रोक सकती। अभी फॉर्चुनेट पार्ट ये है हमारे लिए कि शरीर में कुछ प्रोटीन्स हम बदल सकते हैं और उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस और रिजल्ट दे सकते हैं जितना कि पहले था। तो फॉर्चुनेटली फॉर अस कैटरैक्ट एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हम उसका बड़ा सरल सर्जरी के माध्यम से इलाज करके एक मनुष्य को पूरी रोशनी वापस लौटा सकते हैं। ओके, सो पूरी रोशनी मतलब क्या अगर ये कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है तो वो अपने 20s में जैसे देख सकता है वो बिल्कुल वैसे ही देख सकता है? अगर आपने बोला जनरली ये 40s के बाद होता है। ठीक है जी। सो देखिए, काफी क्लोज देख पाएगा जितना 20s में देखा करता था। हमारे पास आज की तारीख में ऐसे इम्प्लांट्स है, लेंसेज है जो हम सर्जरी में यूज करते हैं, जिनसे हम एक मनुष्य को वो रोशनी दे पाए जो उसकी 20s में हुआ करती थी। लेकिन 100% शायद से ये मुमकिन ना हो, क्योंकि जो चीज भगवान ने बनाई है उसको इंसान रेप्लिकेट शायद से ना कर पाए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उसके 95-99% पास पहुंच जाए, लेकिन उतना पास पहुंचना शायद से हमारे लिए संभव नहीं है। और क्या कोई बॉडी की कंडीशन ऐसी होती है जिससे कि कैटरैक्ट फॉर्मेशन तेज होती है? बिल्कुल। सो बॉडी की कंडीशंस में प्रथम रूप में जैसे मैंने पहले चर्चा की थी कि डायबिटीज एक बहुत ही मुख्य कारण है। आजकल का जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, all of these condition causes a lot of oxidative stress in the body. Aging is nothing but in true sense oxidative stress, and this oxidative stress accelerates cataract. तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसके साथ साथ जो कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर में कैटरैक्ट को जो है एक्सेलरेट करती है और समय से पहले भी कई बार जो है इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। डॉक्टर साहब, कब एक पेशेंट को अपनी कैटरैक्ट की सर्जरी करवानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को, लाइक मेरे खुद के रिलेटिव्स भी हैं, उनको लगता है कि ये सर्जरी उनको फोर्स की जा रही है। तो यू बीइंग अ कैटरैक्ट सर्जन, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कौन सा टाइम ऐसा है जब कि पेशेंट को कैटरैक्ट की सर्जरी करवानी चाहिए? तो मेरे 13 साल के अनुभव में मेरा जो क्राइटेरिया रहा है किसी को भी सर्जरी एडवाइस करने का, वो यही रहा है कि जब कभी आपको विजुअल डिस्टर्बेंस होने शुरू हो जाए, देखने में दिक्कतें होनी शुरू हो जाए, आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अधिकतर लोग जो है इस सर्जरी को डिले करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। एक गलत धारणा बनी हुई है कि मोतियाबिंद का इलाज जो है वो अंत में जाके जब वो पूरी तरह से पक जाए तब हो। लेकिन आजकल हमारी सर्जरीज जो है वो बहुत ज़्यादा आधुनिक हो चुकी है। आमतौर पर इस सर्जरी को करने में 5 से 10 मिनट का एक एक्सपीरियंस हाथों में समय लगता है, तो इसके लिए रुकना नहीं चाहिए। द फर्स्ट सिम्टम, जैसे ही आप विजुअल डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें, जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए थे, डिप्लोपिया, ब्लरिंग ऑफ विजन, आपकी रोशनी का गिरना, आप इमीडिएटली इसका इलाज करवा सकते हैं और बड़ा सेफली करवा सकते हैं।
जितना आप जल्दी करवाएंगे उतना आसानी से ये इलाज हो जाता है। जितना समय बीतता जाएगा उतना आपका मोतिया जो है आंख के भीतर सख्त होता जाएगा और उसका इलाज भी उतना ही कठिन होता जाएगा। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल आया डॉक्टर साहब, बहुत एक ये जनरल नोशन है कि कैटरैक्ट की सर्जरी को विंटर्स में कराना चाहिए तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं जो सदियों से चली आ रही है और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो जाती है। उसके इर्द गिर्द जितनी चीजें होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी ये नोशंस चलते जा रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे जनरेशन्स। तो ये तब की बातें हैं जब एक मोतिये का इलाज जो है आंख में एक बहुत ही बड़े चीरा देके होता था और जो है मोतिये के बाद कितनी रोशनी आएगी, क्या लेंस लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी। आपने अभी भी देखा होगा जो हमारी दादी परदादी होगी, उन्होंने एक बहुत मोटा चश्मा पहना होगा 10 से 13 नंबर का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्योंकि उस समय पे लेंसेज नहीं हुआ करते थे, तो मनुष्य ऑपरेशन के बाद देखेगा कितना, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो इसलिए तब लोग ये सोचते थे कि हाँ भी जितना लेट करवा लो उतना बेहतर है। और तो और ऑपरेशन भी बड़े क्रूड होते थे, बहुत बड़ा चीरा लगता था, सिलाइयाँ होती थी, हफ्ता भर पट्टियाँ होती थी, 3 महीने तक के परहेज होते थे। परहेज में जो है आप सर पे पानी नहीं डाल सकते, चेहरे पे पानी नहीं लगा सकते। ये सुना है मैंने। तो अगर आज की तारीख में भी मैं आपको अगर ये चीज कह दूं तो आप भी कहेंगे कि डॉक्टर साहब फिर मैं सर्दियों में ही करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन आजकल हमारा जो इलाज है वो इतना आधुनिक हो चुका है कि आप 4 से 5 दिन में अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में जा सकते हैं, हर वो चीज कर सकते हैं जो आप ऑपरेशन से पहले किया करते थे। एंड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, there is no need to wait for any particular season. Every season is a good enough season and you can go ahead and get yourself treated at any time of the year. तो डॉक्टर अंकित, आप हमें इस सर्जरी के कुछ प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि लाइक इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस हमें करानी पड़ती हैं या ये किसी एनेस्थीसिया के अंडर होता है या इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, एटसेट्रा एटसेट्रा? एब्सोल्युटली। तो जब भी हम सर्जरी कहते हैं ना तो सबके मन में एक ही भाव आता है, वो है डर का भाव। वो है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, इस चीज का भाव, और ढेर सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, इस चीज का भाव। तो ये सर्जरी जो है हमारी एक डे केयर प्रोसीजर है। तो आपको हॉस्पिटल में 3 से 4 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड होगा इस सर्जरी के लिए। सर्जरी से पहले हम जो है 2 प्रकार के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक आपकी आंख से संबंधित, जिसके अंदर आपके लेंस का पावर क्या हो जो हम सर्जरी के दौरान यूज करेंगे। दूसरा आपके पर्दे की, आपकी रेटिना की कंडीशन कितनी अच्छी है, ये सारी चीजें हम जांचते हैं। इसके अलावा जो है हम कुछ सिस्टमिक टेस्ट करते हैं आपकी ओवरऑल फिटनेस असेस करने के लिए, जैसे कि आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका ECG, आपका ब्लड प्रेशर, आपका यूरिन एग्जामिनेशन। सो ये सारे टेस्ट हम करते हैं आपकी जनरल फिटनेस असेस करने के लिए। ये ऑपरेशन जो है वो टॉपिकल एनेस्थीसिया में होता है, इसके लिए किसी प्रकार की बेहोशी की जरूरत नहीं पड़ती। टॉपिकल एनेस्थीसिया का मतलब है कि ड्रॉप्स देके ही आंख को सुन कर दिया जाता है। आप टच फील कर पाएंगे, आप फील कर पाएंगे कि आपका ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन आप किसी प्रकार का दर्द नहीं महसूस करेंगे। तो बहुत ज्यादा आधुनिक हो चुका है in terms of anesthesia, in terms of time of surgery, in terms of implants, in terms of everything. तो यही सारी चीजें जो है अधिकतर जो है कैटरैक्ट के मरीज में की जाती है। और कैटरैक्ट की सर्जरीज किस किस तरह की होती हैं, उनमें लाइक क्या डिफरेंस होता है? ठीक है जी। सो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो बहुत प्रकार की सर्जरीज है। हमने शुरू किया था ECCE से, जो कि एक बहुत बड़ा आंख पे चीरा पड़ता था 12 मिलीमीटर का, और उसके जरिए जो ऑपरेशन होता था। उसके बाद आया दौर SICS का। आज की तारीख में मुख्य तौर पर 2 प्रकार की सर्जरीज होती है जो हम करते हैं। पहला हो गया फेको एमल्सिफिकेशन, इसको मेडिकल भाषा में हम MICS के नाम से जानते हैं, माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी।
ये सर्जरी जो है मशीन द्वारा की जाती है, लेकिन पूरी सर्जरी जो है सर्जन खुद स्वयं करता है। इस सर्जरी में जो है अल्ट्रासोनिक एनर्जी का यूज करके आपके कैटरैक्ट को पिघलाया जाता है और आंख से निकाल दिया जाता है एक बहुत ही छोटे छेद जरिए। इसलिए इसका नाम है माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। जो दूसरे प्रकार की सर्जरी है, जो इससे भी आधुनिक सर्जरी है, उसको हम आम भाषा में रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसको फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। अभी इस सर्जरी के माध्यम से हम पूरी सर्जरी को आपकी आंखों के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों पे गौर देके हम वो सारी छोटी चीजें भी आपकी सर्जरी के दौरान करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आंख में छोटा मोटा सिलिंड्रिकल नंबर होना, कॉर्निया का आकार नॉर्मल से विभिन्न होना। तो ये सारी चीजों का भी करेक्शन इस सर्जरी के माध्यम से किया जा सकता है। इस सर्जरी में फेम्टो लेजर का इस्तेमाल होता है। हम सब जानते हैं जो भी चीज रोबोटिक हो जाती है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है, बहुत ज्यादा रिलायबल, प्रिसाइज और सेफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन काफी हद तक कम हो जाता है। तो तकरीबन 70% ऑपरेशन आपकी आंखों को हाथ लगने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा मशीन के जरिए। तो इस स्तर पर जो है टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है और जो एक्यूरेसी मिलती है हमें वो अनपैरेलल्ड है। तो ये दो मुख्य प्रकार की सर्जरीज है आज के दौर में और हम सारी सर्जरीज करते हैं। पेशेंट की आंखों के अनुसार जो है सर्जरीज को कस्टमाइज करते हैं टू डिलीवर सुपीरियर विजुअल आउटकम्स। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स से भी बोलना चाहूँगी कि जो जो टर्म्स डॉक्टर अंकित मेंशन कर रहे हैं हम अपने डिस्क्रिप्शन में उनको मेंशन कर देंगे ताकि आप उनको आगे और पढ़ सकें, या आप उनके बारे में अगर डॉक्टर अंकित से डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो सारे ऑप्शंस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। अच्छा डॉक्टर अंकित, मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिलेमा होता है जो कैटरैक्ट की सर्जरी करा रहे होते हैं पेशेंट्स, वो होता है चॉइस ऑफ लेंसेज। तो क्या आप हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में बता सकते हैं और उनके द्वारा जो क्वालिटी ऑफ विजन होती है वो आप हमें समझा सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने आशु जी बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। तो लेंसेज जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है सर्जरी में। और मुख्य तौर पर ये लेंसेज दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मोनोफोकल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, फोकल का मतलब होता है फोकस का पॉइंट, केंद्र बिंदु। दूसरे प्रकार के लेंसेज होते हैं मल्टीफोकल। मल्टी का मतलब होता है मल्टीपल, विभिन्न, बहुत सारे। फोकल का मतलब फोकल पॉइंट। तो मुख्य तौर पर हमारी जो लेंसेज होती है हम इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अभी लेंसेज पर जाने से पहले ये चीज समझना बेहद जरूरी है कि मनुष्य जो है वो 3 डिस्टेंसेस पे चीजें देखता है। पहला हो गया नजदीकी चीजें, मोबाइल फोन, घड़ी देखना, आंख से 33 सेंटीमीटर दूर। दूसरा हो गया मध्यम, इंटरमीडिएट, जो कि आंख से तकरीबन 70 सेंटीमीटर दूर या हमारे एक हाथ की दूरी पे होता है। आपकी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है, लैपटॉप की स्क्रीन होती है, महिलाएं जब कुकिंग करती है, चॉपिंग करती है, वो इस डिस्टेंस पे करती है। और तीसरी डिस्टेंस जो कि इसके आगे होगी उसको हम डिस्टेंस विजन कहते हैं। तो मनुष्य जो है इन 3 डिस्टेंसेस पे चीजें देखता है। तो उसी प्रकार से जो हमारी मल्टीफोकल लेंसेज होती है उनका फिर सब डिविजन होता है। तो पहली लेंस हो गई बाइफोकल, जो एक मनुष्य को एनेबल करती है मात्र दूर और नजदीक की चीज देखने में। उसके ऊपर अगर हम आ जाए तो आते हैं हमारे ट्राइफोकल लेंसेज। तो ट्राइफोकल लेंसेज मनुष्य को तीनों डिस्टेंसेस पे जो है अच्छे से देखने में मदद करती है। आजकल एक बहुत ही एक्साइटिंग कैटेगरी ऑफ लेंसेज भी इसमें ऐड हो चुकी है, जिन्हें हम ईडॉफ लेंसेज कहते हैं, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। काफी सारी कंपनीज इसे एडवांस मोनोफोकल लेंस भी कहते हैं या मोनोफोकल प्लस लेंस के नाम से भी ये जानी जाती है। ये बहुत ही एक्साइटिंग कैटेगरी इसीलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी आ जाती है विदाउट अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। ठीक है,
तो ये जो EDOF लेंसेज है मनुष्य को दूर और इंटरमीडिएट देखने में मदद करती है। आजकल आपने देखा होगा हम लोग गैजेट्स पे, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप पे हमारी पूरी जिंदगी जो है वो इंटरमीडिएट पे आ चुकी है। ड्राइविंग जब हम करते हैं तो सामने हमारे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है या आपका स्पीडोमीटर होता है वो आपकी इंटरमीडिएट डिस्टेंस है। तो इंटरमीडिएट डिस्टेंस इज अ फंक्शनल डिस्टेंस, and this exciting category of lenses which I have referred to as EDOF lenses enables a human being to see distance and intermediate. तो बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना कि आपकी विजुअल रिक्वायरमेंट क्या है, आप डेली बेसिस पे क्या चीज़ें करना पसंद करते हैं, क्या आप ऑपरेशन के बाद चश्मे पे निर्भर रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे। उस अनुसार जो है आप अपने लिए जो है अपने डॉक्टर की मदद से इन लेंसेज का चयन कर सकते हैं। ये तो हो गई खूबियाँ। थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पे इतनी अच्छाइयाँ होगी, समथिंग विच इज टू गुड टू बी ट्रू इज नेवर ऑलवेज दैट ट्रू। सो विद दैट इन माइंड मल्टीफोकल लेंसेज के कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इनमें जो है रात को ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान जो एक ट्राइफोकल इम्प्लांट करवाता है या मल्टीफोकल इम्प्लांट करवाता है उसे लाइट के अराउंड एक हैलो दिखाई देता है, जिसके कारण जो कुछ लोगों में काफी डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जानना कि एक इंसान क्या क्या चीजें करता है, क्या क्या चीज करने में रुचि रखता है, ये बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आके मुझे बोले कि डॉक्टर साहब आई लिव टू ड्राइव और मैं अपनी गाड़ी लेके रात को जो है 2 बजे निकल जाऊंगा, ठीक है, तो आई वुड बी वेरी माइंडफुल कि मैं उसमें कौन सा लेंस डालूं। तो ऐसे लोगों में जो मैंने आपको ये एक्साइटिंग कैटेगरी ऑफ लेंस बताई थी, EDOF लेंसेज, इनमें एक बहुत ही फेमस लेंस है जो कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी द्वारा बनाई गई है, जिसको आईहेंस कहते हैं। और ये लेंस मनुष्य को वो फंक्शनैलिटी दे देती है कि वो डिस्टेंस देख पाए और इंटरमीडिएट देख पाए, और साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई फंक्शनैलिटी, चाहे वो नाइट ड्राइविंग हो या चाहे वो कोई भी काम हो, वो किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसके अलावा इन लेंसेज का प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, इसमें स्पेरिकल एब्रेजन्स करेक्ट होती है। तो मनुष्य के आंखों में बहुत सारी एब्रेजन्स होती है। एब्रेजन्स को सरल भाषा में हम कहते हैं कमियां, खामियां। तो ये लेंसेज के माध्यम से हम इन कुछ कमियों को, खामियों को ओवरकम करके एक इंसान को बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट, बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ विजन दे पाते हैं। तो इसीलिए ये जो है बहुत बड़ा विषय है, और इसके अंदर एक इंसान को ये समझना बहुत जरूरी है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो क्या चीज करके खुश है, और वो क्या चश्मे पे निर्भर रहना चाहेगा ऑपरेशन के बाद या नहीं रहना चाहेगा, क्या वो लेट नाइट ड्राइविंग करना चाहता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो शॉफर ड्रिवन होते हैं, जो ड्राइव नहीं करते लेकिन पढ़ाई लिखाई में बेहद रुचि रखते हैं, उनको अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप से मतलब है। तो मेरी सलाह सिर्फ एक ही होगी, आप अपना निर्णय उस चीज़ पे लीजिए जो चीज़ आप 90% समय करते हैं। अगर आपने कोई वन ऑफ चीज़ करनी है, उसके ऊपर अपने निर्णय को, अपने डिसीजन को बेस्ड मत कीजिए, बिकॉज नथिंग इज 100%। जैसे मैंने इनिशियली कहा था, closest we can reach to what God had made is say 99%, and the entire endeavor of human race is to acquire that additional 1%. ओके डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने मल्टीफोकल लेंसेज के बारे में बता दिया है, तो नॉर्मल इंसान जिसको कैटरेक्ट नहीं है, जैसे कि मैं फॉर द टाइम बीइंग, सो वो मल्टीफोकल है या मोनोफोकल है? आशु, दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। तो मनुष्य जब पैदा होता है तो वो मल्टीफोकल होता है, और ये मल्टीफोकैलिटी उसको मिलती है उसके लेंस की वजह से। तो जब इंसान यंग होता है तो उसका लेंस जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वो जो है अपना कर्वेचर चेंज करके बहुत सारी चीज़ों को फोकस कर पाता है। तो अगर आप दूर की चीज़ देख रहे हैं, नज़दीक की चीज़ अगर आप देखने लग जाते हैं, तो आपका लेंस इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो उस चीज़ को फोकस कर पाए। लेंस के साथ साथ आपके लेंस के 360 डिग्रीज एक मसल होती है जिसको सिलेरी मसल कहते हैं। ये मसल भी काफ़ी एक्टिव होती है और लेंस को वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है मल्टीफोकल रहने की।
लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है और आप 40 क्रॉस कर जाते हैं, तो एक तो आपकी ये लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, नंबर 1। और दूसरा, ये जो सीलियरी मसल है, जो इस लेंस को फ्लेक्सिबल रखने में मदद करता है, बहुत सारी चीजें फोकस करने में मदद करता है, एक कैमरा के लेंस की तरह जो ऑटो फोकस कर लेता है। तो ये ऑटो फोकस जो है आंख का खत्म हो जाता है, जिसके कारण से नजदीक की चीज देखना जो है मनुष्य के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस पॉडकास्ट पे आपसे आपकी उम्र तो पूछूंगा नहीं, लेकिन आफ्टर in general after 40 years of age a person loses his multifocality gradually. So इंसान मल्टीफोकल भी होता है और मोनोफोकल भी होता है डिपेंडिंग ऑन हिज एज। लेकिन जब हम ये कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन जरूर होता है कि हम वो मल्टीफोकल इंसान जो पैदा हुआ था उसको वापस से मल्टीफोकैलिटी दे पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टॉरिक लेंसेज क्या होते हैं और इन्हें हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है, सो टॉरिक लेंसेज को समझने के लिए हमें समझना होगा कॉर्निया को। तो कॉर्निया हमारी आंख का वो हिस्सा है जो कि सबसे बाहरी हिस्सा है। ये कॉर्निया जो है ये क्लियर ग्लास है, भगवान का बनाया हुआ सबसे नायाब, सबसे क्लियर ग्लास। हमारी आंखों को जो कलर मिलता है वो ये कॉर्निया से नहीं मिलता। कॉर्निया के पीछे होता है आइरिस, जो आइरिस का शेड होता है, कलर होता है, जो हमारी आंखों को एक रंग देता है। लेकिन जो आगे का कॉर्निया है वो एक क्लियर ग्लास होता है। अभी आ जाते हैं कॉर्निया पे। तो अधिकतर मनुष्य में ये कॉर्निया होता है स्पेरिकल। स्पेरिकल का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ स्फीयर। अगर हम पूरी धरती ले ले, पूरी धरती हमारी एक स्फीयर है। धरती का अगर हम कोई भी हिस्सा अलग कर ले तो वो स्पेरिकल कहलाएगा। एक स्पेरिकल सरफेस का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसका कर्वेचर हर एक्सिस में सिमिलर होता है। तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का कॉर्निया, उसका कर्वेचर हर एक्सिस में अगर सेम नहीं है तो वो स्पेरिकल ना कहला के सिलिंड्रिकल कहलाएगा। उसी प्रकार से तकरीबन 30 से 40% लोगों में जो है उनका कॉर्नियल स्पेरिकल ना होके सिलिंड्रिकल होता है। तो ये जो कमी होती है कॉर्निया के आकार में, इसकी हम पूर्ति कर सकते हैं एक स्पेशल लेंस से, जिसको हम टोरिक लेंस कहते हैं। तो टोरिक लेंस के माध्यम से हम कैटरैक्ट के साथ साथ उनकी ये जो पुतली की आकार में कमी है इसको भी कंपेंसेट कर सकते हैं। तो एक ही ट्रीटमेंट में हम दो चीज़ों का इलाज एक ही संग कर सकते हैं, और इस स्पेशल लेंस को ही हम टोरिक लेंस कहते हैं, जिसमें कि हम कॉर्निया का जो ये सिलिंड्रिकल नंबर है इसका भी कंपेंसेशन करके एक इंसान को एक अच्छी रोशनी दे पाए, चश्मे से मुक्ति दे पाए। तो अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल एक कैटरैक्ट की सर्जरी कराने में अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आ जाता है? तो कैटरैक्ट की सर्जरी का कॉस्ट वेरी करती है 10,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। रेंज तो काफी बड़ी है। बहुत बड़ी रेंज है। और इसका कारण है, कैटरैक्ट की सर्जरी निर्भर करती है दो चीजों पर। एक, किस तकनीक से की जा रही है, और दूसरा कौन सा इम्प्लांट लगाया जा रहा है। ये दोनों की चीजें तय करती है कैटरैक्ट की सर्जरी का कॉस्ट। इसीलिए हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है। तो ये शुरू हो जाती है इंडियन मोनोफोकल से इम्पोर्टेड ट्राईफोकल लेंसेज तक, बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है। नॉर्मल कैटरैक्ट सर्जरी से रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी तक, तो इसीलिए इतनी वाइड रेंज ऑफ कॉस्ट है। और अच्छी बात यह है कि अधिकतर इंश्योरेंसेस जो है कैटरैक्ट की सर्जरी को कवर करते हैं। बहुत सारे लोग जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट से रिटायर होते हैं, जो कि आर्म फोर्सेस से रिटायर होते हैं, उनको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनके तहत वापस से कैटरैक्ट की सर्जरी का कॉस्ट कवर होता है। तो अगर आप सही प्लानिंग करें तो आप ये कॉस्ट को कवर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरा कवर किया जा सकता है, या फिर कुछ हद तक तो कवर किया ही जा सकता है। तो मैं इसी बात पर आ रही थी डॉक्टर साहब कि उन लोगों का क्या जिनके पास इंश्योरेंस कवर नहीं होता, मतलब वो इस सर्जरी को अफोर्डेबल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं इस एक्सपेंसेस को प्लान करने के लिए?
क्योंकि ये जैसा कि चूंकि आपने बोला कि कभी ना कभी लाइफ में हमें इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है उन लोगों के लिए जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ऐसी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो उनके लिए हमारी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसको आयुष्मान भारत स्कीम के नाम से जाना जाता है, PMJ के नाम से जाना जाता है। तो उसके तहत जो है ये सर्जरी पूरी तरह से कवर होती है। तो अभी कुछ ऐसी भी बातें चल रही है कि 60 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति होगा, चाहे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो भी हो, उसको भी स्कीम का बेनिफिट मिले। तो मेरे हिसाब से ये एक स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, ताकि हर इंसान जो है वो एटलीस्ट ये मोस्ट कॉमन कॉज जो है रोशनी जाने का, इसके कारण कभी ब्लाइंड ना हो। बस मेरी सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, कि जो रीइंबर्समेंट होता है उसका लिमिट थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि हम मरीजों को जो है बेटर क्वालिटी ऑफ लेंसेज जो जिसकी हमने चर्चा की प्रीवियस सेक्शंस में, वो भी उनमें इम्प्लांट कर पाए। उनके लिए भी हम उनकी आंखों के रिक्वायरमेंट के अनुसार उनकी सर्जरी को भी कस्टमाइज कर पाए, और उनको भी एक अच्छी रोशनी, एक अच्छा विजन प्रदान कर पाए। क्योंकि एक इंसान को पूरी जिंदगी अपनी मेहनत श्रम करने के बाद अगर इतना, हमारी बेयर मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एटलीस्ट उसको उसके जिंदगी के आखिरी दिनों में एक अच्छी रोशनी एटलीस्ट दे पाए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, इनफैक्ट ये दिल को टच कर गई, एंड आई होप हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कोई स्टेप ज़रूर ले प्लीज़ आगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं और इसका रिकवरी पीरियड कितना है? तो कैटरेक्ट की सर्जरी के प्रिकॉशंस जो है वो बेहद सरल है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो आपको अपनी आँख को हाथ, कपड़ा, पानी नहीं लगाना, बस। इसके अलावा आप जो चीज़ें करना चाहे आप कर सकते हैं। आप सैर कर सकते हैं, आप नॉर्मल खाना-पीना खा सकते हैं। अगर आपकी कोई दवाइयाँ चल रही है किसी और इलाज के लिए तो वो चलती रहे, उसको आपने नहीं रोकना। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको जो डाइट प्रिस्क्राइब की गई है वो आपने लेते रहना है, उसको कंटिन्यू रखना है। आपने 1 हफ्ता भर जो है अपनी गर्दन के नीचे से नहाना है। जैसा मैंने पहले कहा, आँख को हाथ, कपड़ा, पानी नहीं लगना चाहिए। आँख को साफ करने के लिए स्पेशल स्टेराइल आई वाइप्स आते हैं। कोशिश होनी चाहिए कि आँख को साफ करने से पहले अपने हाथ को साबुन और पानी से धो लीजिए, ताकि हाथों के कीटाणु आपके आँख में ना लगे, और फिर इन स्टेराइल आई वाइप्स की मदद से आप अपनी आँखों को साफ कर सकते हैं। साफ करने की स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है, इसको फॉलो करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि किसी प्रकार की इन्फेक्शन ना हो। पहले 48 घंटे बेहद ज़रूरी होते हैं इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साफ सफाई, प्रोटेक्टिव ग्लासेस, आपको जो आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और जो मैंने आपको परहेज बताए, ये करके पहले 48 घंटे आर वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इन्फेक्शंस। तो ये प्रिकॉशंस है, इन जनरल कोई ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं है, बहुत ही सरल प्रिकॉशंस है और बहुत ही आसानी से किया जा सकते हैं। और जो लेंसेज आप आंखों में इम्प्लांट करते हैं, सो उनकी लाइफ कितनी होती है, और क्या कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद ये कैटरेक्ट दोबारा हो सकता है? तो आशु जी, ये जो हम लेंसेज इम्प्लांट करते हैं, ये मोस्ट कॉमन मटेरियल जो इन लेंसेज का होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक एक्रेलिक। तो ये एक निर्जीव चीज़ है, तो दिस इज़ लाइफलेस, एंड इसका कोई लाइफ स्पैन नहीं होता। ये ज़िंदगी भर आपको देखने में मदद करेगी, ठीक है? तो ये जो एक कॉमन मिथ है कि हाँ भी ये लेंस की लाइफ होती है या फिर जो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़िंदगी भर उसी क्षमता से देख पाएँगे, उसी क्लैरिटी से देख पाएँगे, वही क्वालिटी ऑफ विज़न रहेगी जो आपकी ऑपरेशन के बाद रहेगी। और जहाँ तक रहा सवाल वापस से हो जाने का, तो इसकी कोई संभावना नहीं है। एक बार जो कैटरैक्ट हमने निकाल दिया वो वापस कभी नहीं हो सकता। ये एक दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कि कैटरैक्ट वापस हो सकता है। कैटरैक्ट दोबारा कभी नहीं हो सकता,
बहुत कम लोगों में, जो कि 10% से भी कम है आजकल के दौर में, उनमें जो है जिस कैप्सूल पे हम नया लेंस रखते हैं वो कैप्सूल कई बार ओपेसिफाई हो जाता है, जिसको हम जो है आफ्टर कैटरैक्ट या पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सरल होता है, 1 मिनट का ट्रीटमेंट है। लेजर के माध्यम से हम इस झिल्ली को भी साफ कर सकते हैं और आपको वापस से वैसा दिखा सकते हैं जैसा आप ऑपरेशन के बाद देख रहे थे। तो बस सिर्फ यही चीज है जो आगे चल के आपकी रोशनी को धुंधला कर सकती है कैटरैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई तरीका नहीं है कि आपको वापस कैटरैक्ट हो जाएगा या फिर आपकी लेंस की लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जब आपने जैसे मिथ की बात करी, तो कोई और ऐसा मिथ है कैटरैक्ट से रिलेटेड जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे मिथ है। आई थिंक हमने अधिकतर मिथ जो है वो इस पॉडकास्ट में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सर्दियों में नहीं कराने का मिथ जो है, इसके अलावा जो है कैटरैक्ट को पकने के बाद करवाना चाहिए, इसके अलावा वापस से हो जाए, लेंस की क्या लाइफ है। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सभी मिथ कवर कर लिए हैं इस डिस्कशन में। सो रैप अप करने से पहले मैं सोच रही थी डॉक्टर अंकित, क्यों ना एक फन रैपिड फायर राउंड हम कर लेते हैं। सो मैं जल्दी जल्दी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपके दिमाग में जो पहला आंसर आए वो आप दें। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। कैटरैक्ट वापस भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एक बार डाला हुआ लेंस वापस चेंज हो सकता है? हो तो सकता है लेकिन करवाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही रिस्की प्रोसीजर है। आंखों को पानी से रोज धोना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ है आई थिंक पूरी सेंचुरी का कि आंखों को पानी से धोना चाहिए। बहुत सारे योग गुरु भी ये कहते रहते हैं, लेकिन आंखों को कभी भी पानी से नहीं धोना चाहिए। आंखों का खुद का मैकेनिज्म होता है क्लीन होने का, और आंखों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम टीयर फिल्म के नाम से जानते हैं। और इस टीयर फिल्म की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो एक तेल की परत होती है। तो जब भी आप पानी मारते हैं तो आप उस परत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अपनी आंख को ससेप्टेबल कर देते हैं ड्राइनेस के लिए और बाकी सारी इंजरीज ड्यू टू वेरियस केमिकल्स एंड अदर थिंग्स इन योर एनवायरनमेंट। नंगे पैर घास पे चलने से आंखों के लिए अच्छा होता है? ये बहुत जरूरी, बताइए। ऐसा नहीं है। इसका आप डायरेक्ट कंटेक्स्ट नहीं ले सकते कि हाँ भाई, इसका अगर मैं अर्थ अगर एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये है कि आप बाहर जाइए, इंडोर रहने के बदले बच्चों को कोशिश कीजिए कि बाहर भेजिए ताकि वो खेले। जब वो बाहर जाके खेलेंगे धूप में, खिली हुई धूप में, तो विटामिन डी मिलेगा जो आंखों के लिए बेहद अच्छा होता है, और इन जनरल एक्टिव रहेंगे तो पूरे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो आंखें हमारी शरीर का हिस्सा है, जो भी चीज शरीर के लिए अच्छी है वो आंखों के लिए भी अच्छी है। तो उस पर्सपेक्टिव से सही है ये चीज। सो गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है? गाजर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। मम्मी ने बहुत गाजर खिलाई है। बिल्कुल। तो ये वैसे एक मिथ है, लेकिन अगेन हम इसको लिटिल सेंस में ले लेते हैं। गाजर खाने का मतलब है आप कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल कलर्ड फ्रूट्स, ये आंखों के लिए इतना अच्छा है। जितना भी मैं कहने की कोशिश करूं, आई वोंट बी एबल टू से हाउ गुड एंड हेल्दी इट इज फॉर योर आईज। किड्स के लिए आईपैड और फोन चलाना हार्मफुल है? एब्सोल्युटली। इससे ज्यादा हार्मफुल और कोई चीज हो नहीं सकती। जो हम ये इतना ज्यादा आज की तारीख में छोटे छोटे बच्चों को चश्मे के नंबर लगे हुए हैं, चश्मे लगे हुए हैं, उसका एक मुख्य कारण है नियर डिवाइसेस। अगर आपको बच्चे को कोई चीज दिखानी भी है तो कोशिश कीजिए वो दूर से चीज देखे, जैसे कि टेलीविजन स्क्रीन। अगर आपको कुछ लगाना है अपने मोबाइल पे तो उसको आप मिरर कास्ट कर दीजिए अपने टीवी पे, ताकि बच्चा जो है नजदीक से ना देखे। तो नियर स्क्रीन्स, लैपटॉप्स, iPads and mobiles are very very harmful for kids, for their eye health, and should be minimized as much as possible. तो चश्मे के नंबर के लिए आंखों की एक्सरसाइज होती है? लाइक ऐसे ऐसे करने से आंखों की आई साइट ठीक हो जाती है? देखिए, कोई भी एक्सरसाइज जो है वो शरीर में एक ही चीज को सिर्फ जो है ठीक कर सकती है, वो है हमारी मसल्स को। आंखों में जो है, आंखों के भीतर कोई ज्यादा मसल्स होती नहीं है, जो मसल्स होती है आंख के बाहर होती है। तो ये गलत है। चश्मे के नंबर के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं होती। जो ये सारी एक्सरसाइजेज होती है ये कुछ मसल्स की कमियों के ओवरकम करने के लिए होती है, जिसको हम कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी कहते हैं।
तो एज सच कोई भी एक्सरसाइज से जो है आपका नंबर नहीं उतरे। कि सुबह उठ के सबसे पहले आप अपना सलाइवा आंखों में लगा लीजिए तो उससे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, तो क्या ये सच है? नहीं, गलत है। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा, आंखों का अपना खुद का मैकेनिज्म होता है अपने आप को ठीक रखने का, अपने आप को क्लीन करते रहने का। हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, कोई पानी, कोई सलाइवा, कोई शहद, कुछ नहीं डालना चाहिए आंखों में। सो डायबिटीज से कैटरैक्ट होता है? बिल्कुल होता है। जिम के सप्लीमेंट आंखों के लिए हानिकारक होते हैं? एब्सोल्युटली। सो जिम के सारे सप्लीमेंट नहीं, जो प्रोटीन्स और बाकी सारी चीजें हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी हेल्दी एज वेल, बट इफ यू क्रॉस द लाइन एंड टिप ओवर टू स्टेरॉइड्स मसल मास बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली उनका आंखों पे बुरा प्रभाव होता है, जैसे कि कैटरैक्ट, ग्लोकोमा और ये सारी कंडीशंस। सो दैट्स इट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा राउंड था एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकित विनायक यहाँ पर आकर और ये सारे मिथ्स क्लियर करने के लिए, कैटरैक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के आज बहुत सारे क्वेरीज एंड क्वेश्चंस रिजॉल्व हुए होंगे जो उनके दिमाग में होंगे कैटरैक्ट से रिलेटेड, स्पेशली लाइक इसकी कॉस्ट से रिलेटेड या उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड और उसकी पोस्ट सर्जरी आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उससे रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकित। एंड में आप कुछ कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? थैंक यू सो मच आशु, एंड आई सिंसियरली होप कि सभी दर्शकों को इससे मदद मिले, उनके जो डाउट्स हो, क्वेरीज हो, वो सॉल्व हो। और कैटरैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड, एंड हर एक व्यक्ति को ये कंडीशन होनी है, तो इसके बारे में पूर्ण रूप से समझना बेहद ज़रूरी है। मेरी आशा है कि मैं आपके काफ़ी सारे सवाल जो है वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आंसर कर पाया हूँगा। ये ऑपरेशन जो है लाइफ में एक ही बार होना है, तो बेहद ज़रूरी है कि आप कौन सा ऑपरेशन करवा रहे हैं, किन हाथों से करवा रहे हैं, कौन सा इम्प्लांट डलवा रहे हैं, इन सब का चयन अच्छे से होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ही बार होगा, ये बार बार नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच आपको और सभी दर्शकों को। कोई भी क्वेश्चन हो, आँख या कैटरैक्ट, मोतिया, किसी भी संबंधित, आप प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में रेज कीजिए, एंड आई वुड ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। इनफैक्ट अगर कोई टॉपिक भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो मैं अपने व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलती हूँ। सो नेक्स्ट एपिसोड तक अपनी आंखों का ध्यान रखें।